साइफर या जिस कागज़ के ऊपर वो कह रहे हैं ये क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट है, उसको डी क्लासीफाई करने का हुक्म तो कैबिनेट ने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सरबराही में कर दिया था। और मुझे बताएं कि पाकिस्तान पे कोई अटैक कर रहा हो, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे कोई फॉरेन स्टेट अटैक कर रही हो, क्या प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को ये इख्तियार नहीं है कि वो कौम को एतमाद में लें? क्या उनको इख्तियार नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इसको लेकर जाएं? क्या उनको इख्तियार नहीं है कि उसके ऊपर कमीशन बनाएं? और आपको याद होगा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ये डी क्लासीफाई भी हुआ और इसने इमरान खान साहब ने उस मैटर को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये वाज़े तौर पर लिखा कि डिमाश किया जाए यूएस एम्बेसडर को, यानी वहाँ शदीद एहतजाज उनसे किया जाए। तो ज़ाहिर है उसके कंटेंट्स ख़तरनाक थे, मुदाखलत थी, जो कि बाद में साइफर लीक होने के बाद वो कंटेंट्स भी आपके सामने अब आ चुके हैं। तो इसके बाद जब दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई हेडेड बाई शहबाज शरीफ, उन्होंने भी उन्हीं कंटेंट्स को इंडोर्स किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये गलत बात है, ये इंटरफेरेंस है, ये मुदाखलत है, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। फिर जो शहबाज शरीफ साहब थे उसने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि ये जो साइफर के ऊपर जो अल्फाज थे वो धमकी आमेज थे। मुझे बताएं फिर धमकी किसको थी? धमकी इमरान खान के लिए थी, धमकी पाकिस्तान को थी कि जनाब आप इमरान खान को हटाएं और अगर आप नहीं हटाएंगे तो बल पाकिस्तान नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाए और अदम एतमाद को कामयाब कराएं। मुझे बताएं फिर अदम एतमाद के बेनिफिशरी कौन थे? फिर क्राइम होता क्या है, मुदाखलत और साजिश होती क्या है? यही तो है। फिर शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि उसके ऊपर मैं कमीशन बनाऊंगा, इसकी तहकीकात कराएंगे इंडिपेंडेंट फोरम से। क्यों नहीं कराई उन्होंने पूरा साल? इमरान खान ने तो ख़त लिख दिया था ना चीफ जस्टिस को, स्पीकर के ज़रिए, प्रेसिडेंट अलवी के ज़रिए, कि जनाब आप इस पर तहकीकात कराएं, आप कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन बनाएं। और इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में कमीशन भी बना दिया था। शुएब शाहीन साहब कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद प्रेस क्लब में शाहमूद कुरैशी के साथ, जैसे ही वो बाहर आते हैं आप बच गए, शाहमूद कुरैशी साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, क्या रीज़न होती है ये? देखिए ये तो सबको नज़र आ रहा है, अभी हमें बताएगा, कल तक तो हमें नहीं पता था किस मुकदमे में उठाया, क्यों उठाया और किस केस में उठाया। अब हमें ये समझ आ रही है कि अगर 15/8 का ये FIR ऑलरेडी कटी हुई थी, हमने तो बारहा पूछा, हर एक से पूछा कि भाई अगर FIR है तो हमें कॉपी दें ताकि बेल बिफोर रेस्ट हम कराएं, लेकिन उसका हमें नहीं पता था, ना तो बेल बिफोर रेस्ट का पता था, ना हमें FIR का पता था। हमारे पास होता तो हम बेल करा लेते, लेकिन जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर आते हैं, घर पहुँचते ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन असल बात इसमें यह है कि अगर 15/8 की FIR थी तो उन्होंने उससे पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया, कोई वारंट ऑफ अरेस्ट क्यों नहीं जारी कराया, या कोई कौन सी रीजनिंग दी? बेसिकली उनको ये नज़र आ रहा है कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब साथ तैयार नहीं है तो उन्होंने शायद कुछ ना कुछ अपना जोर लगाया होगा जो वो कामयाब नहीं हो सके। कल जो ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फौरी बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो सामने नज़र आ रही है और के वोटर की नज़र में नफ़रत फैल रही है और वो नफ़रत का इजहार वहाँ जा कर के बैलेट के ऊपर होगा और वो बल्ले पे और PTI के उम्मीदवार को वोट देंगे। इस वक्त तमाम तबके, हल्के, इलेक्शन कमीशन, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और ये निगरान हुकूमत और निगरान हुकूमतें, ये सारे मिलकर जोर लगा रहे हैं किसी तरीके से PTI का वोट बैंक कम किया जा सके, लेकिन ये उसमें कामयाब नहीं हो सके, जिसकी वजह से ये इस तरह के हथकंडों पे उतर आए। अच्छा बताइएगा कि सीक्रेट एक्ट तो लगा दिया गया है और स्पेशल सीक्रेट एक्ट जो है इसका फ़ाल भी कर दिया गया है और इसके तहत मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है, तो ये किस तरह से सीक्रेट एक्ट लगा दिया गया और इसका अब आप लोग क्या ग्राउंड तैयार करेंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नया कानून बना था उसका इतलाक़ तो पुराने किसी भी इशू पे नहीं हो सकता, क्योंकि ये FIR वो ये कहते हैं 15/8 को हमने दर्ज की थी और 15/8 की FIR पुराने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक की है। लेकिन पुराना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी हो और इसके ऊपर ये FIR बनती ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिस साइफर या जिस कागज़ के ऊपर वो कह रहे हैं ये क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट है, उसको डी क्लासीफाई करने का हुक्म तो कैबिनेट ने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सरबराही में कर दिया था। और मुझे बताएं कि पाकिस्तान पे कोई अटैक कर रहा हो, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे कोई फॉरेन स्टेट अटैक कर रही हो, क्या प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को ये इख्तियार नहीं है कि वो कौम को एतमाद में लें? क्या उनको इख्तियार नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इसको लेकर जाएं? क्या उनको इख्तियार नहीं है कि उसके ऊपर कमीशन बनाएं? और आपको याद होगा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ये डी क्लासीफाई भी हुआ और इसने इमरान खान साहब ने उस मैटर को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये वाज़े तौर पर लिखा कि डिमाश किया जाए यूएस एम्बेसडर को, यानी वहाँ शदीद एहतजाज उनसे किया जाए।
تو ظاہر ہے اس کے کنٹینٹس خطرناک تھے، مداخلت تھی، جو کہ بعد میں سائفر لیک ہونے کے بعد وہ کنٹینٹس بھی آپ کے سامنے اب آ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد جب دوبارہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہیڈڈ بائی شہباز شریف، انہوں نے بھی انہی کنٹینٹس کو انڈورس کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ غلط بات ہے، یہ انٹرفیرنس ہے، یہ مداخلت ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پھر جو شہباز شریف صاحب تھے اس نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ جو سائفر کے اوپر جو الفاظ تھے وہ دھمکی آمیز تھے۔ مجھے بتائیں پھر دھمکی کس کو تھی؟ دھمکی عمران خان کے لیے تھی، دھمکی پاکستان کو تھی کہ جناب آپ عمران خان کو ہٹائیں، اور اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے اور عدم اعتماد کو کامیاب کرائیں۔ مجھے بتائیں پھر عدم اعتماد کے بینیفیشری کون تھے؟ پھر کرائم ہوتا کیا ہے؟ مداخلت اور سازش ہوتی کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ پھر شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اس کے اوپر میں کمیشن بناؤں گا، اس کی تحقیقات کرائیں گے انڈیپینڈنٹ فورم سے۔ کیوں نہیں کرائی انہوں نے پورا سال؟ عمران خان نے تو خط لکھ دیا تھا نا چیف جسٹس کو، اسپیکر کے ذریعے، پریزیڈنٹ الوی کے ذریعے، کہ جناب آپ اس پہ تحقیقات کرائیں، آپ کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ اور عمران خان نے جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں کمیشن بھی بنا دیا تھا۔